हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो आरएस मेंस का ऑफिशियल पेपर आरपीएससी की ओर से अपलोड कर दिया गया है साइट पर, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपकी ओर से भारी डिमांड की जा रही थी कि आप कंप्लीट सॉल्यूशन हमें उपलब्ध करवाएं। तो अपन यहाँ कंप्लीट आंसर की कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्व्ड पेपर 4 को यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अंदर आपके टोटल 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 200 मार्क्स का आपका पेपर है, जिसमें आपके हिंदी वाला पोर्शन है 120 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स की आपकी ग्रामर है और 70 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है और 80 मार्क्स की इसमें इंग्लिश एग्जाम में पूछी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं पार्ट ए के अंदर। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। देवी प्लस अवतरण का होगा, इनका संधि होगा देवेवतरण। सीर प्लस ओदन का होगा सिरोदन, दूध में पकाया हुआ चावल इसका अर्थ होता है। नि प्लस स्नात निष्णात, ये होगा इसमें व्यंजन संधि है। दिक् प्लस गज दिग्गज होगा, इसका शब्द संधि करेंगे तब, और इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विक्रमाब्द का होगा विक्रम प्लस अब्द। ऋषिकेश का होगा ऋषिक प्लस ईस। प्रमाण का होगा प्र प्लस मान, और कोणार्क का होगा कोण प्लस अर्क, ये कोणार्क। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद इसके हो जाएंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तत् प्लस में तन्मय हो जाएगा इसका। मात्र प्लस आज्ञा होगा मात्राज्ञा। तन्मय में व्यंजन संधि है, मात्राज्ञा में आपकी यण संधि है। प्रति प्लस छाया प्रतिछाया, व्यंजन संधि है इसमें। शरद प्लस ज्योत्सना, सर ज्योत्सना इसका होगा संधि शब्द, और व्यंजन संधि इसमें आपकी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से दो शब्द बनाइए। यहाँ पहला तो ओ से बनाना है। ओ उपसर्ग से 2 आपको शब्द बनाने हैं। तो ओ उपसर्ग से 2 शब्द होंगे। ओ प्लस घड़ ओघड़ हो जाएगा, ओ प्लस रस हो जाएगा ओ रस। और अधि उपसर्ग से क्या बनेंगे? अधि प्लस क्षेत्र अधिक्षेत्र, और अधि प्लस गमन अधिगमन। तो इस प्रकार से आपके 2 ये वर्ड बन जाएंगे उपसर्ग के, इसके इनके उपयोग से 2 उपसर्गों के उपयोग से 2 शब्द बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पृथक कीजिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होगा अभि प्लस गे, और इसका विलोम होता है अनभिज्ञ। पर्याय का होगा परि प्लस आई, इसमें मूल शब्द अलग करना है, उपसर्ग अलग करना है। प्रतीक्षा में हो जाएगा प्रति प्लस इच्छा, और अत्यल्प में हो जाएगा अति प्लस अल्प। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया इस प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा, निम्नांकित प्रत्ययों का संयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। इन प्रत्ययों के उपयोग से 2 शब्द बनाने हैं। इल प्रत्यय से 2 शब्द बनेंगे, रोमिल और बोजिल। और भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन अपन को 2 ही शब्द यहाँ बनाने हैं। टू द पॉइंट आंसर देना है। हार, हार से 2 शब्द बनाने थे, पालनहार प्रतिहार उपहार। इस प्रकार से ये शब्द बन जाएंगे हार प्रत्यय से। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा, श्रद्धालु और कनौती में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। तो श्रद्धालु का क्या होगा? मूल शब्द तो इसमें हो जाएगा सरदा, और प्रत्यय हो जाएगा आलू। और कनौती के अंदर होगा मूल शब्द तो कान हो जाएगा, और प्रत्यय हो जाएगा ओती। तो इस प्रकार से कनौती का कान और ओती ये मूल शब्द और प्रत्यय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में होगा, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी का क्या होगा? पंछी, परिंदा, गगनचर, नभचर। और श्रवण का क्या होगा? कंचन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ताम्ररस हो जाएगा, हारक हो जाएगा, आदि इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर आपके 9 का सॉल्यूशन होगा कि इसमें पूछा गया है 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सखी के 2 पर्यायवाची और उन्नति के 2 पर्यायवाची। तो सखी के 2 पर्यायवाची क्या होंगे कि सखी के जो पर्यायवाची है वह सहेली, सहचरी, संगिनी, अली आदि प्रकार से हो जाएंगे। उन्नति के क्या होंगे? प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान आदि इसके पर्यायवाची होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। दंड का क्या हो जाएगा? पुरस्कार। रित का हो जाएगा अनरत, और अनरत हो जाएगा। और समास का हो जाएगा व्यास, और ग्राह का हो जाएगा व्याज्य। तो इस प्रकार से विलोम शब्द इनके हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विधि सम्मत का विधि विरुद्ध हो जाएगा। तिरस्कार का अपमान होता है, इसका अर्थ विलोम शब्द हो जाएगा पुरस्कार या स्वागत। संश्लेषण का हो जाएगा विश्लेषण, और अनिर्वचनीय का हो जाएगा निर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन होगा, निम्नांकित क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखें कि इनका अंतर करते हुए अर्थगत अंतर बताना है। षष्ठी का अर्थ क्या होता है? षष्ठी ये वाला 60 होता है, और इस षष्ठी का अर्थ होता है पक्ष की छठी तिथि की, जो पखवाड़े की जो पक्ष होता है हिंदू कैलेंडर का, तो उसकी छठी तिथि, और संतानोत्पत्ति के दिन का 6ठा दिन भी इसका अर्थ होता है। तर्क का अर्थ क्या होगा? सुविचारित बात, कोई भी एक सुविचारित बात या दलील, वह होती है तर्क। और तक्र क्या होता है? तक्र होता है छाछ या मट्ठा, ये इसके अर्थ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित युग्म शब्दों का अर्थगत अंतर लिखिए। सती और सीति। सती का अर्थ होता है हानि या नुकसान, और सीति का क्या होगा, पृथ्वी या निवास स्थान। आभरण और आमरण। आभरण का मतलब होगा गहना या आभूषण या भरण पोषण। आमरण का हो जाएगा मरते दम तक, मरते समय तक, मरण काल तक। तो इस प्रकार से इनके ये अर्थ हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाक्यांशों में एक शब्द का आंसर देना था, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द बताना था एक एक। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो वह होगा वाचाल, और विरोध न होने पर भी विरोध दिखाई पड़ना, इसका होगा विरोध का आभास, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखने हैं। धरती का वह भाग जिस पर कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है तो वह होता है बंजर भाग, ऊसर भूमि कहलाती है। अपने प्रति किए गए उपकार को न मानने वाला वह होगा कृतघ्न, कि जो अपने प्रति किए गए उपकार को भी नहीं मानता है वह कृतघ्न कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। प्रज्वलित, इसके अंदर तो जो दोनों ज हैं वो दोनों ही हाफ आएंगे, और ये वाक्य इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा प्रज्वलित। गणमान्य में होगा गणमान्य, और इसमें भर्त्सना के अंदर क्या होगा, ये जो मात्रा है वो से पे आएगी, भर्त्सना होगा इसका एक्चुअल में अर्थ। और नूपुर के अंदर नू बड़ा हो जाएगा और पू की मात्रा छोटी हो जाएगी, तो ये नूपुर इसका करेक्ट वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का अर्थ होगा, पूछा गया है दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। चंद्रमौली का शुद्ध रूप होगा चंद्रमौली। संग्रहित का होगा, इसमें ही की मात्रा बड़ी आ जाएगी। शुश्रूता का क्या होगा, ये होगा शुश्रूषा। इसमें शुश्रूषा का ये वाला इसमें करेक्ट वर्ड होगा। पश्चाताप का करेक्ट वर्ड ये होगा। तो इस प्रकार से ये शुद्ध रूप इन शब्दों के इस प्रकार से हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 में मेरे को कन्फ्यूजन है, आप इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मेरे को जो लगा वो इसमें मैंने आंसर दिया है। और उस प्रकार से इसमें जो आंसर होगा, बसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, तो बसंत ऋतु में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, तो मैंने इसमें ये ऐड किया है। और जो दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को बांट दिया है, तो इसमें बांटने की जगह दान करना आएगा, कि दानवीर राजा ने अपना सारा धन साधुओं को दान कर दिया है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगा, तो मैंने ये वाक्य इस प्रकार से शुद्ध किया। अगर आपको कुछ अलग लगे तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वह अपना भाग्य कोस रहा है, तो इसका होगा वह अपने भाग्य को कोस रहा है, शुद्ध वाक्य। और ये दुखद घटना जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब घटी थी, तो इसे शुद्ध रूप से इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आई थिंक जब कोरोना का प्रभाव चहुं ओर था तब यह दुखद घटना घटी थी। तो फ्रेंड्स जो ये शुद्ध वाक्य वाले पूछे गए, थोड़े क्वेश्चन अजीबोगरीब और अच्छे कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। कि जो ये मुहावरे दिए गए हैं इनका वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना है। खेला खाया होना, इसका अर्थ क्या होगा, अनुभवी होना। कि अपन साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि वह तो खेला खाया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अनुभव उसको पहले से है। कि राम, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, राम बैंक में कार्यरत है, अर्थात वह इस क्षेत्र में पहले से ही खेला खाया हुआ है, पूरी तरह अनुभवी है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड होगा घर सिर पर उठाना। इसका अर्थ हो जाएगा, घर सिर पर उठाने का मतलब होगा बहुत अधिक शोर मचाना। कि जब मैं मोहन के घर गया तो उसके बच्चों ने घर सिर पर उठा रखा था, यथार्थ बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा था, उसके बच्चों ने घर सिर पर उठा रखा था। इसका ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। 12 बाट होना और धूल उड़ाना। 12 बाट होना का अर्थ होगा तितर बितर करना, छिन भिन करना। और इसका वाक्य में प्रयोग होगा कि भाई भाई की लड़ाई ने राम और मोहन को 12 बाट कर दिया। तो फ्रेंड्स 12 बाट होने का अर्थ तो आपने यहाँ देखा कि तितर बितर करना होता है, वाक्य में प्रयोग होगा भाई भाई की लड़ाई ने राम और मोहन को 12 बाट कर दिया, अर्थात उन्हें तितर बितर कर दिया, छिन भिन कर दिया। और धूल उड़ाना का अर्थ होगा बदनामी करना, हंसी उड़ाना या निंदा करना या मजाक उड़ाना। प्रयोग होगा राम को व्यवसाय में घाटा होने से लोग उस पर हंसने लगे, उसकी बदनामी करने लगे, अर्थात उस पर धूल उड़ा रहे हैं। अब कि राम को व्यवसाय में घाटा होने से लोग उस पर धूल उड़ा रहे हैं, यथार्थ उसकी मजाक बना रहे हैं। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर भी आपको लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना था। तो भेड़ की लात घुटने तक। भेड़ की लात घुटने तक का अर्थ होगा कमजोर व्यक्ति किसी का अधिक नुकसान नहीं कर सकता, अर्थात उसकी पावर ही इतनी नहीं है कि वह किसी का नुकसान नहीं कर सकता। तो प्रयोग होगा आज श्याम का पड़ोसी से झगड़ा हो गया, लेकिन इससे श्याम को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके पड़ोसी की भेड़ की लात घुटने तक ही है, अर्थात वह किसी व्यक्ति का अधिक ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। इस प्रकार इसका प्रयोग हो जाएगा। और क्वेश्चन जो इसका सेकंड है, घर के पीरों को तेल का मलिदा। घर के पीरों को तेल का मलिदा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है,
अपनों का अपमान एवं गैरों का सम्मान करना। अपनों का तो अपमान करना और दूसरों का और गैरों का सम्मान करना। प्रयोग क्या हो जाएगा वाक्यों में इसका? प्रयोग आप इस प्रकार देख सकते हैं कि राम अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के पीरों को तेल का मलीदा की तरह व्यवहार करता है। राम अपने परिवार के सदस्यों के साथ घर के पीरों को तेल का मलीदा की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपनों का तो अपमान करता है और दूसरों का सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित त्रिलोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना है। ओछे की प्रीत और बालू की भीत, तो इसका अर्थ होगा नीच व्यक्ति का स्नेह प्रेम रेत की दीवार। जो नीच व्यक्ति होता है उसका स्नेह या प्रेम रेत की दीवार की तरह अस्थायी और क्षणभंगुर होता है। प्रयोग होगा रमेश और दिनकर दोनों दुष्ट थे और दोनों मित्र थे, परंतु कुछ दिनों के बाद ही दोनों की मित्रता समाप्त हो गई। सच है ओछे की प्रीत बालू के भीत के समान होती है। और इसका सेकंड लोकोक्ति जो एग्जाम में पूछी गई है आपके क्वेश्चन नंबर 23 में, नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह है। तो नानी कुंवारी मर गई नवासे के नौनो ब्याह, इसका अर्थ होगा व्यर्थ की सेकी बखेरने वाला, झूठी बढ़ाई करना। प्रयोग क्या होगा वाक्य में? रमेश ने शहर में अफवाह फैला दी कि वह बहुत बड़ा जमींदार है गाँव में, जबकि सच्चाई ये है कि उसके पुरखों के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। इसे कहते हैं नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखें। जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी का होगा आपका न्यायिक जांच या अदालती जांच, और रैंडम का होगा यादृच्छिक रूप से या बेतरतीब या अनियमित। और क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर है निम्नलिखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखें। ट्रांसक्रिप्शन का क्या होगा? प्रतिलिपि या अनुलेखन होता है। और ओवरसाइट का क्या होता है? निगरानी रखना या पर्यवेक्षण करना। तो इस प्रकार से आपका जो हिंदी वाला पोर्शन है उसका ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका। और एंड फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि जो आपकी जनरल इंग्लिश है, कि जनरल इंग्लिश जो आपकी यूनिट सेकंड है उसके अंदर 80 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपके 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर ये पूछी गई है। इटली इज एन यूरोपियन कंट्री, तो इसमें क्या एरर हो सकती है? तो इसमें आपके आर्टिकल की प्रॉब्लम है। इटली इज ए यूरोपियन कंट्री होगा। सेकंड है आपका रमेश गुप्ता इज ए MBBS, तो इसमें भी जो आपका यूरोपियन है वो आपका AEIOU स्वर तो है, लेकिन ये इसमें जो अर्थ में आ रहा है वो व्यंजन का अर्थ आ रहा है, जबकि यहाँ पर MBBS आपका व्यंजन है लेकिन अर्थ स्वर का आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एन का प्रयोग होगा कि रमेश गुप्ता इज एन MBBS। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरर के अंदर द इसलैंड वाज अनइनहेबिटेटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप। द इसलैंड वाज अनइनहेबिटेटेड एक्सेप्ट शिप, तो इसके अंदर एक्सेप्ट और ऑफ ये एक साथ नहीं आएंगे, ओनली एक्सेप्ट आएगा। तो इस प्रकार से इसका ये होगा। और डिवाइड द मनी बिटवीन यू ऑल, तो जो ऑल के अंदर मनी डिवाइड की जा रही है वह बिटवीन के अंदर, बिटवीन में ओनली 2 के अंदर मनी डिवाइड की जाती है, जबकि ऑल के अंदर के लिए अमाउंट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड। तो डिड के साथ आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड। और क्वेश्चन नंबर 6 है, 122 माइल्स आर टू फार टू ट्रेवल। तो जो 122 माइल्स है वह एक यूनिट के रूप में प्रयोग किया गया है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका क्वेश्चन है। तो 120 माइल्स को एक यूनिट के रूप में मानकर यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म इस प्रकार से हो जाएगी, 122 माइल इज टू फार टू ट्रेवल, ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मे इट स्नो दिस फार साउथ, तो मे की जगह हो जाएगा इसमें माइट, इट स्नो दिस फार साउथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट हर टोल्ड टू वेट हेयर। ये पैसिव वॉइस का आपका क्वेश्चन है, लेट हर बी टोल्ड टू वेट हेयर। लेट हर बी का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर टोल्ड से पहले, तो ये इस प्रकार से आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है, आई आस्क्ड हर एज टू वेदर सी वुड हैव ए कप ऑफ टी। तो आपका जो क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें वेदर या इफ का प्रयोग किया जाता है। तो आई आस्क्ड हर एज टू यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा, आई आस्क्ड हर वेदर सी वुड हैव ए कप ऑफ टी। तो ये आपका इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो नरेशन के अंदर वेदर के साथ ये एज टू प्रयोग नहीं किए जाएंगे, कंजक्शन के तौर पे वेदर का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक। कि व्हाट यू वुड लाइक टू ड्रिंक, कि आप क्या पीना पसंद करेंगे। तो व्हाट जो आपका ये क्वेश्चन की जो सेंटेंस है क्वेश्चन वाला, तो इसकी फॉर्मेटिंग गलत है। तो यू इसके अंदर रिप्लेस होकर इधर आ जाएगा और वुड पहले आएगा, व्हाट के साथ वुड आएगा, फिर यू लाइक टू ड्रिंक आ जाएगा।
अब है आपका बी, इसके अंदर बताना है चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग, जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं इन वर्ड के सिमिलर मीनिंग बताने हैं। इंसोलेंट का अर्थ होता है अभद्र, तो इसके समानार्थक शब्द होगा र्यूड, र्यूड हो जाएगा, र्यूड का भी अभद्र होता है, और पोलाइट का हो जाएगा विनम्र। एंडोर्स का क्या होता है, एंडोर्स का होता है समर्थन करना, किसी योजना या घोषणा निर्णय आदि का सार्वजनिक तौर पर या अधिकृत रूप से समर्थन करना, तो इसका क्या हो जाएगा अप्रूव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपोजिट इन मीनिंग बताने हैं कि जो इसमें जो अर्थ में अपोजिट इसका अर्थ रखते हैं। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का अर्थ होता है सावधान, सतर्क या विचारशील, और प्रूडेंट का भी यही अर्थ होता है, जबकि ऑब्ट्रूसिव का अर्थ होता है लापरवाही तरीके से रहना। और क्वेश्चन नंबर 14 का है डेप्ट, चतुर या बुद्धिमान, चतुर या बुद्धिमान, और एक्सपर्ट का भी ये होगा। एमेच्योर का क्या होगा, अनाड़ी या अव्यवसायी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें से अप्रोप्रिएट मीनिंगफुल आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए तो इसमें से एक्यूरेट फ्रेजल वर्ब आपको चूज करनी है, फ्रेजेज चूज करनी है। द आर्मी गॉट डिस्करेज्ड एंड गेव इन या गेव अप बिफोर द अपोनेंट्स, तो गेव इन का अर्थ होता है समर्पण करना, और गेव अपोन का अर्थ होता है किसी पर छोड़ देना। तो आर्मी पूरी तरह से डिस्करेज्ड हो चुकी थी, तो उन्होंने गिव इन कर दिया, समर्पित कर दिया अपोनेंट के सामने, विरोधियों के सामने, तो इसमें गिव इन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर से आपका 16 है आई एम गोइंग टू हैव ए कैटनैप ऑब्लिक डॉगनैप वाइल यू आर कुकिंग लंच, जबकि लेना या कुत्ते चुराना, तो वह इसका अर्थ होगा कि आई एम गोइंग टू हैव कैटनैप वाइल यू आर कुकिंग लंच, जबकि तुम लंच पका रही थी तो मैं जबकि लेने के लिए चला गया था, इसका अर्थ यह हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेजेज या वर्ड, सेलेक्ट करना है करेक्ट फ्रेज या वर्ड और उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ही वाज सिटिंग बिसाइड या ऑब्लिक बिसाइड, बिसाइड्स ऑब्लिक बिसाइड मी व्हेन आई वाज ईटिंग द केक, तो बिसाइड्स का अर्थ होगा के अतिरिक्त, और बिसाइड का होगा बगल में या पास में। ही वाज सिटिंग बिसाइड मी व्हेन आई वाज ईटिंग द केक, कि बिसाइड मतलब वो पास में बैठा हुआ था जब वह केक खा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम, ये कॉन्फिडेंट का अर्थ होगा विश्वास पात्र व्यक्ति या अंतरंग या क्लोज मित्र, जबकि कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है आत्मविश्वास या आश्वस्त होना, तो वह पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि वह एग्जाम को क्लियर कर लेगा। ही वाज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का था। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश का प्रतिनिधि करने वाला एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड जो पूछा गया है शोविंग इंडिपेंडेंस इन थॉट और एक्शन, तो वह होता है मेवरिक, स्वतंत्र चेता व्यक्ति, औरों के समान न होकर स्वतंत्र और अपने ढंग से सोचने वाला व्यक्ति। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बाल अपचारियों के पुनर्वसन के लिए सक्रिय न्यायिक एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता है। देयर इज ए नीड फॉर प्रोएक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड एब्यूजर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज़्यादा खुश होना नहीं जानता। आई स्टिल डू नॉट नो हाउ टू बी हैप्पियर देन बीइंग विथ यू। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपका ट्रांसलेशन आप यहाँ देख सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में यथासंभव संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग ना करें व पूर्ण रूप लिखे, तो इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे, डू नॉट यूज एब्रीवेशंस एज फार एज पॉसिबल इन द आंसर शीट, राइट इट इन द फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द एवं विरह की वेदना को बहुत सुंदरता से उकेरा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द पोइट हैज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट द पेन एंड एंग्यूज ऑफ सेपरेशन इन द कैरेक्टर ऑफ उर्मिला। और आपका ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, विद्यार्थियों के असंतोष से उत्पन्न अनुशासनहीनता का कारण उनकी यह भावना है कि उनके विचारों और आकांक्षाओं की बहुधा उपेक्षा की जाती है। तो इसको जो ट्रांसलेशन किया गया है वह है द रीजन फॉर द indiscipline arising out of student, the reason for the indiscipline arising out of students dissatisfactions is the feeling that their ideas and expressions are often neglected। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि आपके हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शंस का यहाँ पर सॉल्यूशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और फ्रेंड्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको अन्य वीडियोज़ भी प्राप्त हो सके, क्योंकि आर्य से संबंधित वीडियोज़ इस चैनल पर उपलब्ध मैं करवाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।